हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम बायोजियो केमिकल साइकिल को देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन नाउ। इकोसिस्टम इकोसिस्टम मेनली कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स नेचर में आपस में हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं। नेचर में ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, तो साथ साथ में इन कंपोनेंट्स के वजह से ही यहाँ पर सर्वाइवल, ये जो इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी यहाँ प्रेजेंट है, इन सभी को हम बोलेंगे बायोटिक। और इनके बाहर जो फिजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे नथिंग बट अबायोटिक कंपोनेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे? वाटर, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, जो भी चीजें यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है, इन सभी को हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। अब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का कंटिन्यूअस यहाँ एक्सचेंज शुरू रहता है फॉर प्रॉपर बैलेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का कांस्टेंट सप्लाई होना जरूरी है। इस सप्लाई के में अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर होगी नहीं। अगर यहाँ कांस्टेंट सप्लाई लगेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो नेचर से हम इन्वायरमेंट से जो भी चीजें लेने वाले हैं वो उसको रिटर्न भी देना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर अगर बनाया भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्लाई तो कंटिन्यू चाहिए है, तो क्या किया जाए? इसके लिए नेचर ने यहाँ पर वेरी सिंपल सॉल्यूशन दे रखा है, दैट इज नोन एज साइक्लिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिंग। हम किस चीज का साइक्लिंग करने वाले हैं? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट डज द वर्ड साइक्लिक मीन्स? साइक्लिंग मतलब क्या? यहां से हमने शुरू किया और फिर से रिटर्न हम यहीं पर आ गए, दिस इज नोन एज साइक्लिंग। अब कौन से कंपोनेंट्स की साइक्लिंग यहाँ करनी है? जितने भी यहाँ पर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी जो कंपोनेंट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं डेवलपमेंट में, इनकी साइक्लिंग करनी है। न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए नेसेसरी है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सभी जो प्रेजेंट होते हैं, ये हमको कैसे लगेंगे? ये हमको ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो इनको हम बोल देंगे मैक्रो। जो कैसे लगेंगे? हमको ज्यादा अमाउंट में। ओके। अब जो कंपोनेंट्स हमको यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है जिनकी नीड कम क्वांटिटी में होगी, इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे जिंक, बोरॉन, ये क्या है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। टुगेदर दिस कंप्राइजेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो अबायोटिक वर्ल्ड है, उस अबायोटिक वर्ल्ड से हम इस सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। लेने के बाद कौन ले रहा है ये सारे न्यूट्रिएंट्स? बायोटिक। बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को आफ्टर इंटरैक्शन दे विल रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स सेम टू द अबायोटिक एनवायरनमेंट। फिर से एनवायरनमेंट में ये वापस चले जाते हैं। अब इसको अगर और सिंपल करके समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम फूड चेन का। जैसे सपोज दीज आर ग्रेन्स, ठीक है। इन ग्रेन्स को अगर हम देखें तो ये ग्रेन्स कौन खाने वाला है? रैट। रैट को कौन खाएगा? स्नेक। एंड अगेन स्नेक इज गोइंग टू बी ईटन बाय ईगल। एंड अगेन फाइनली टॉप जो यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स आने वाले हैं वो है नथिंग बट वल्चर्स। अब इस तरह देखो, अबायोटिक एनवायरनमेंट से
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस कर लिया, ग्रेन्स तैयार कर लिए, फिर रैट, स्नेक, ईगल, लाइकवाइज ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये एक सिंपल फूड चेन का हमने देखा। अबायोटिक एनवायरनमेंट से जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर लिए, ये बायोटिक चेन में चलते गए, इस तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में आते गए, एंड फाइनली लास्ट दे विल बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, ये डिग्रेड किए जाएंगे। जिस भी लेवल पर कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है, सपोज स्नेक ने यहाँ पर कुछ रैट्स को छोड़ दिया है, नहीं खाया है, तो ये रैट फाइनली इवेंचुअली दे विल डाई आफ्टर सम टाइम। और उनसे फिर क्या होगा, what will happen again, microorganisms will decompose and finally all the nutrient components are simplified and leach into soil, and finally again soil से क्या होगा, फिर से ये चेन इस तरह से चलती है। मतलब अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट के वेरियस यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स में जाकर फिर से किसी भी लेवल पर एट एनी लेवल if the organism die again it is to be returned to the abiotic component। सॉइल में फिर से इनका डिग्रेडेशन होके सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा और यहाँ फिर से नेचर को रिटर्न दे दिया जाएगा। मतलब ये कंपोनेंट्स की क्या हो गई, ये कंपोनेंट्स की साइक्लिंग हो गई। अबायोटिक वर्ल्ड से बायोटिक वर्ल्ड में आए एंड बैक अगेन टू अबायोटिक वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन किस तरह से, इस तरह से चला और बैक अगेन टू द एनवायरमेंट। ओके, दिस इज नोन एज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, और इसी का दूसरा नाम है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Cycling of nutrients in such a fashion from abiotic world to biotic and back to abiotic. This is nothing but biogeochemical cycle. Now let's see definition. अगर हम definition देखना चाहे तो किस तरह की ये definition बनेगी। Cyclic pathways through which chemical elements moves from environment to organism and back to the environment। यहाँ पर सी बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है, दैट इज रिलेटेड विथ एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, और केमिकल यानी केमिकल एलिमेंट्स। बायो जियो केमिकल, क्लियर है। एंड दिस कंप्राइजेस नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स। इसी से क्या बन रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स की हम क्या कर रहे हैं, साइक्लिंग। अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल की जो हमने डेफिनेशन देखी, यहाँ पर मैंने आपको जो सिंप्लीफाई किया उसी को अब मैंने वर्ड्स में लिखा है। साइक्लिक पाथवे, जो साइकिल अभी हमने यहाँ स्टडी की थी, अबायोटिक वर्ल्ड से बायोटिक बैक टू अबायोटिक। ओके, pathways through which chemical elements which are present here in the physical environment surrounding us are moves from environment to organism यानी living जो वर्ल्ड है हमारा, that is biotic world, and back to environment, back to the abiotic world is known as biogeochemical cycle। क्लियर है। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वहां के जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहां प्रेजेंट होंगे उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप भी बोलते हैं। क्लियर। नाउ स्टैंडिंग स्टेट ऑफ न्यूट्रिएंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहां जितने भी न्यूट्रिएंट, मटेरियल, मिनरल्स जो प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ओके, नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है इनको अपने नेचर के हिसाब से मेनली हम दो इसमें क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला है गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और दूसरी है सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। नाउ फर्स्ट दैट इज गैसियस
एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है दे विल बी इन द विच फॉर्म, दे विल बी इन देयर गैसियस फॉर्म। ये कैसे रहेंगे, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है दे विल बी इन गैसियस स्टेट। और अगर हम सेडिमेंट्री बात करें तो सेडिमेंट्री हम नाम से ही यहाँ गेस कर लेंगे, दे विल बी इन नॉन गैसियस स्टेट। ये कैसे रहेंगे यहाँ पर, नॉन गैसियस स्टेट में। अब इनको डिफरेंस बिटवीन में हम देख लेंगे। पहला है रिजर्वायर पूल। रिजर्वायर पूल मतलब यहाँ पर जहां ये प्रेजेंट होंगे वो कौन सा यहाँ पर लेयर होगा, दे विल बी प्रेजेंट इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इनका रिजर्वायर पूल कहाँ है, यानी इनका जो नेचुरल स्टेट है वो कहाँ पर है, इन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम गैसियस की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस तरह की जो रिसाइकलिंग होंगी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, जिस फॉर्म में ये होती है वो है गैसियस। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब एग्जांपल में हम सबसे पहले इनके भी लिख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री साइकिल, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब ये जो है कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, इनका जो रिजर्वायर पूल रहेगा ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, अर्थ क्रस्ट। अर्थ में यहाँ पर अर्थ सॉइल, अर्थ क्रस्ट, कोई भी नाम से आप यहाँ पर आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ ले सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। रिजर्वायर पूल गैसियस का क्या है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। सेडिमेंट्री का क्या है, इट इज लिथोस्फीयर। अब स्पीड कैसी रहेगी, गैसियस साइकिल, ये जो साइकिल्स रहेगी ये किस तरह से नेचर में ऑपरेट होती रहेगी। ये साइकिल नेचर में फास्ट रहेगी और क्विक टू ऑपरेट रहेगी और लेस टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी, लेस टाइम टू कंप्लीट। वाइल जो सेडिमेंट्री साइकिल्स रहेगी ये स्लो रहेगी और मोर टाइम लगेगा कंप्लीशन के लिए। इनको टाइम कैसा लगेगा, मोर, एज कंपेयर टू गैसियस साइकिल। फिर नेचर की हम बात करें, नेचर में यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये गैसियस साइकिल्स को हम परफेक्ट साइकिल्स बोलते हैं, वाइल जो सेडिमेंट्री साइकिल्स है इनको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। अब हमने इस तरह से क्यों बोला इम्परफेक्ट, अब ये वर्ड्स हमने कैसे यूज किए। परफेक्ट साइकिल्स यानी कैसी साइकिल, परफेक्ट साइकिल्स यानी कि ये क्या करती है, ये सेल्फ एडजस्ट कर सकती है। अब ये साइकिल सेल्फ एडजस्ट कैसे कर सकती है, ये अपने आप को एज पर द नीड, ये जो भी वहां कम ज्यादा होगा तो वो तुरंत अपने आप का लेवल प्रॉपरली मैनेज कर लेगी और मैनेज करने के बाद क्या होगा, दे विल सेल्फ एडजस्ट देमसेल्फ। अभी वो कैसे एडजस्ट कर सकती है, क्यों, क्योंकि उनका जो रिजर्वायर है वो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर। वाइल अगर हम बात करें सेडिमेंट्री साइकिल्स की, इनका जो रिजर्वायर है, इनके जो मटेरियल्स यहाँ प्रेजेंट है ये इमोबाइल स्टेट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये साइकिल्स इम्परफेक्ट है एज कंपेयर टू गैसियस साइकिल। क्लियर है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने देखा कि ये साइकिल्स का यहाँ पर ऑपरेट होना क्यों जरूरी है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हमने जो इनके इंपॉर्टेंस को स्टडी किया वो क्या है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए और कंटिन्यूअस सप्लाई जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का और मटेरियल्स का, मिनरल्स का होना चाहिए, इसीलिए इन साइकिल्स को ऑपरेट होना जरूरी है। क्लियर है। और उसके बाद हमने देखा कि ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक गैसियस और एक सेडिमेंट्री। फिर हमने इनको डिस्टिंग्विश बिटवीन के पैटर्न में स्टडी कर लिया। अब जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने यहाँ नाम लिखे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, इन सभी साइकिल्स को हम अपने अगले लेक्चर्स में इंडिविजुअल
एक एक जो है लेक्चर में लेकर डिटेल्स में देखने वाले हैं। आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल गो फॉर these cycles in details. Hope today's lecture will be helpful for you. Thanks for watching. Have a nice day everyone.